हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स स्टेशन या विद कॉन्फिडेंस। माय नेम इज अमन। दोस्तों आज हम लोग अपने बिजनेस मैनेजमेंट के नए चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है प्लानिंग। दोस्तों प्लानिंग अपने मैनेजमेंट का पहला फंक्शन होता है, ठीक है। एंड प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। आपने सही सुना, प्लानिंग जो कि पहला फंक्शन होता है, कंट्रोलिंग जो कि लास्ट फंक्शन होता है, ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। कैसे कनेक्ट होते हैं वो हम लोग अभी देखेंगे। एंड दोस्तों यहाँ पे ये भी जानेंगे कि अपने को एग्जाम में क्या क्या आएगा, ठीक है। प्लानिंग चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। टाइप्स ऑफ प्लान, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन टाइप्स ऑफ प्लान से पूछे जाते हैं। आपके पेपर में भर भर के टाइप्स ऑफ प्लान से क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो उसका एक अलग से लेक्चर होगा अगर टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो, बट हम लोग इसी में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे प्लानिंग, ठीक है। अब प्लानिंग की मीनिंग क्या होती है, ठीक है ना। व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग। दोस्तों प्लानिंग का मतलब होता है कि एडवांस में सोचना कि हमको फ्यूचर में करना क्या है, ठीक है ना। प्लानिंग का मतलब होता है एडवांस में सोचना कि हमको फ्यूचर में करना क्या है, कौन करेगा, कब होगा, कैसे होगा, कहाँ पे होगा। मतलब फ्यूचर की चीज़ें जब हम लोग एडवांस में सोचते हैं तो उसको बोलते हैं प्लानिंग करना, ठीक है। दोस्तों प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज, प्लानिंग का मतलब होता है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग चीज़ों को बहुत ही ध्यान से देखेंगे। प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज थिंकिंग इन एडवांस, एडवांस में सोचना कि हमको करना क्या है। व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है, ठीक है ना। व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन, कैसे करना है। एंड दोस्तों बाई हुम इट शुड बी डन, किसकी मदद से करना है। तो प्लानिंग बेसिकली मतलब होता है कि एडवांस में सोचना कि फ्यूचर में हमको क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, किसकी मदद से करना है, इसको बोलते हैं प्लानिंग। किसी भी काम को करने से पहले आप लोग प्लानिंग जरूर करते होंगे, ठीक है। इन सिंपल वर्ड प्लानिंग का मतलब होता है प्लानिंग bridges the gap between where we standing today and where we want to reach, ठीक है ना। तो दोस्तों आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि प्लानिंग एक ब्रिज बनाता है। प्लानिंग क्या बनाता है, एक ब्रिज बना देता है कि आप लोग कहाँ पे खड़े हो और आपको कहाँ पे जाना है, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, क्या बोलते हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच में, ठीक है ना। किसके बीच में, प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच में, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना, पास्ट से कोई भी लेना देना नहीं है प्लानिंग का। तो एक बार एग्जाम में आया हुआ है कि प्लानिंग किसके बीच में लिंक बनाता है, प्रेजेंट का फ्यूचर से, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग कौन सा फंक्शन है, प्राइमरी, दैट इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग फंक्शन कवर, प्लानिंग के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, प्लानिंग के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। तो प्लानिंग के अंदर हम लोगों को क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना पड़ता है कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, बिजनेस का उद्देश्य क्या है, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी, बिजनेस की नीतियां क्या हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोसीजर कि किसी भी काम को करने का क्या प्रोसीजर होगा, डेवलपिंग ऑफ प्रोग्राम, हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं, मेथड को सेट करते हैं, एंड बजट बनाते हैं, ठीक है ना। तो प्लानिंग के अंदर हम लोग ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि बिजनेस का उद्देश्य क्या होगा, बिजनेस की नीतियां क्या होंगी, बिजनेस में काम करने का प्रोसीजर क्या होगा, प्रोग्राम कैसे होगा, मेथड क्या होगा। एंड दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी भी प्लानिंग में बजट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कितना पैसा अपने को खर्च करना है, कितने पैसे में काम करना है। तो ये आपके प्लानिंग के अंदर चीजें आती हैं, ठीक है। तो दोस्तों मीनिंग तो हो ही गई यहाँ पे। अब हु परफॉर्म प्लानिंग फंक्शन, प्लानिंग फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, प्लानिंग फंक्शन परफॉर्म कौन करता है। तो भैया मैनेजर परफॉर्म प्लानिंग फंक्शन, मैनेजर जो है प्लानिंग फंक्शन परफॉर्म करता है। यहाँ पे दो डेफिनेशन दी गई है, इसको याद कर लेना, एग्जाम में पूछ देगा कि किन्होंने डेफिनेशन दी है। तो भैया प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, तो थियो हेमन ने ये डेफिनेशन दी है, ठीक है। डेफिनेशन कौन कौन दिया है एग्जाम में आता है, ठीक है। तो प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज टू डू, ये दिया है कूंज एंड ओ डैनर। ये एग्जाम में पूछा भी गया है, ये वाली डेफिनेशन एग्जाम में आई भी हुई है। तो इसको एक बार देख लेना, इसको याद कर लेना बेसिकली, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग को पढ़ने जाए फीचर्स, प्लानिंग का हम लोग फीचर्स पढ़ने जाए। दोस्तों फीचर्स का मतलब होता है नेचर, नेचर को फीचर हम लोग कह सकते हैं, जिसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो दोस्तों ये जो आपके फीचर है ना, पूछ देगा इनमें से प्लानिंग का कौन सा फीचर नहीं है, या फिर कौन सा फीचर है, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो अपने को सारी फीचर्स के नाम याद होने चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग डिटेल में एक एक को पढ़ते जाएंगे। तो पहला फीचर है प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग का फोकस होता है कि ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, क्या करना है, ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, ठीक है। प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग दी ऑब्जेक्टिव, क्योंकि अगर हम लोग कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं तो हमारा उद्देश्य ये है कि ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। दूसरा, प्लानिंग इज दी प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग क्या है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे अपना है, ये तो पता ही है, ठीक है। प्लानिंग इज परवेसिव इन नेचर। अब दोस्तों ये परवेसिव इन नेचर का क्या मतलब होता है,
परवेसिव इन नेचर का यहाँ पे मतलब होता है दोस्तों कि प्लानिंग जो है चाहे कोई भी बिजनेस हो, चाहे आपका स्मॉल बिजनेस हो, चाहे बिग बिजनेस हो, चाहे प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस हो, चाहे नॉन प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस हो, ठीक है ना। तो किसी भी टाइप का बिजनेस हो, चाहे कोई भी लेवल हो, चाहे टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या फिर सुपरविजरी लेवल हो, कोई भी जगह हो, प्लानिंग वहाँ पे परवेसिव है, कंपलसरी होता है, ठीक है ना। जो प्लानिंग चाहे छोटा बिजनेस हो, चाहे बड़ा बिजनेस हो, चाहे कोई भी लेवल हो, प्लानिंग हर जगह होती है, ठीक है। ये भी हो गया आपका। दोस्तों प्लानिंग आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब ऐसा नहीं है कि आप आज ने प्लानिंग की तो कल आप प्लानिंग नहीं करोगे, तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, इसका मतलब ये होता है प्लानिंग में हम लोग हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि हमको फ्यूचर में क्या करना है, ठीक है। प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग के अंदर हमको बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं कि हाँ ये करना है वो करना है, तो लॉट्स ऑफ डिसीजन वी हैव टू टेक इन प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, ये वाला जो पॉइंट है ना, बहुत बच्चे एग्जाम में आएगा, सोचेंगे मेंटल एक्सरसाइज ये कैसे हो सकता है, तो भाई दिमाग की एक्सरसाइज, प्लानिंग करने में आपको बहुत कुछ सोचना पड़ता है, तो आपके दिमाग की एक्सरसाइज हो जाती है, तो ये भी इसका एक फीचर है, ठीक है। प्लानिंग इज अ इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, इसका मतलब प्लानिंग में बहुत दिमाग लगता है, इंटेलिजेंस लगती है। इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल, दिमाग लगाना पड़ता है प्लानिंग के अंदर, बिना कोई दिमाग लगाए कोई काम, इंटेलिजेंस नॉलेज लगानी पड़ती है, बिना नॉलेज के कोई काम प्लानिंग भी वही बंदा करता है जिसके पास में नॉलेज होती है, ठीक है ना। तो प्लानिंग इज अ सेलेक्टिव प्रोसेस, क्योंकि हमको प्लानिंग के अंदर कुछ ना कुछ सेलेक्ट करना पड़ता है कि हाँ ये करेंगे, हाँ वो करेंगे, तो इसलिए इसको सेलेक्टिव प्रोसेस भी बोला गया है। इफिशिएंसी ऑफ प्लानिंग, तो भैया प्लानिंग हमेशा एफिशिएंट होनी चाहिए, एफिशिएंट मतलब होता है अच्छी होनी चाहिए, ओके। एंड अ टूल ऑफ कंट्रोल, प्लानिंग क्या है, कंट्रोल करने का एक तरीका है, अ टूल ऑफ कंट्रोल। अगर आपको कोई चीज कंट्रोल करनी है तो पहले उसको प्लान करना पड़ेगा ना, प्लानिंग आपने की नहीं, आप उसको कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है। तो ये भी हो गया। तो आपके एग्जाम में पूछेगा कि इनमें से कौन सा फीचर नहीं है, तो ये जो परवेसिव आया है, कॉन्टिन्यूअस है, फ्यूचरिस्टिक है, मेंटल एक्सरसाइज है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, ये सब एग्जाम में आया हुआ है कि आपको फीचर्स के नाम एटलीस्ट याद रखने होंगे, ठीक है ना, वरना एग्जाम में आपको आएगा तो आप कर नहीं पाओगे, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग पढ़ने जाए इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, कि प्लानिंग की क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है ना, प्लानिंग के हम लोग इंपॉर्टेंस को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों प्लानिंग से क्या क्या फायदे होते हैं, प्लानिंग से बेसिकली क्या क्या फायदे होते हैं हम लोग ये यहाँ पे देखेंगे। तो प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, प्लानिंग हमको डायरेक्शन दिखाता है, प्लानिंग हमको दिशा दिखाता है, क्योंकि देखो प्लानिंग अगर होगी नहीं तो हमको क्या करना है कैसे करना है पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, भैया जो भी चीजें होने वाली हैं अनसर्टेन चीजें, उसके रिस्क को प्लान कम कर देता है। हमको पता है भैया कि ये चीजें होने वाली हैं, प्लानिंग जब करेंगे तो वो सब चीजें होने के चांसेस बहुत कम होंगे, क्योंकि हमने पहले से ही सोच के रखा है उन अनसर्टेन चीजों के बारे में, ठीक है। प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी, भैया एक काम दो बार ना हो जाए, एंड वेस्टफुल एक्टिविटी, भैया कोई बेफालतू के काम ना हो जाए, तो उससे बचने के लिए प्लानिंग करते हैं कि ठीक है ना, प्लानिंग करोगे तो वेस्टफुल कुछ काम होगा ही नहीं, ठीक है। प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज, जब भी आप प्लानिंग करोगे तो आपको इनोवेटिव आइडियाज आएंगे, नए नए आइडियाज आएंगे, क्योंकि मानो जब भी आप प्लानिंग करते हो तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडियाज आते हैं कि हाँ ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी प्लानिंग से फायदा पहुंचता है। तो भैया अब आते हैं यहाँ पे और भी फीचर्स हैं तो उसको भी देख लेते हैं। प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग आपको डिसीजन लेने में हेल्प करता है, जब भी आप प्लानिंग करते हो आपको डिसीजन लेने में हेल्प करता है। प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, प्लानिंग एक स्टैंडर्ड को सेट कर देता है एंड उसके हिसाब से आप कंट्रोलिंग कर सकते हो। मतलब मान लो आपको कोई चीज़ कंट्रोल करनी है तो आप पहले प्लान करोगे, एक स्टैंडर्ड बनाओगे, हाँ ये चीज़ें ऐसे होंगी, फिर अगर वो चीज़ें वैसे नहीं होंगी तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप लोग भैया कहीं घूमने गए एंड आपने बजट बनाया है कि 10,000 तक खर्च करना है, ठीक है, एंड अगर पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा होगा तो आप तुरंत उसको कंट्रोल करने लगोगे। मानो आपने सोचा कि पानी के ये जो पानी आज से हम पीते हैं तो उसके लिए आपको मैक्सिमम 500 रुपये तक खर्च करने हैं, ठीक है ना, बट अब हुआ क्या कि आपके पैसे ज़्यादा खर्च होने लगे तो आप उसको कंट्रोल करना स्टार्ट कर दोगे। तो प्लानिंग एक स्टैंडर्ड सेट कर देता है कि इतना ही खर्च या फिर इतना ही हमको चीज़ें करनी है जिससे आप आसानी से कंट्रोल कर सको, ठीक है। ये भी हो गया आपका। अब बेस ऑफ मैनेजमेंट, भैया मैनेजमेंट का आधार ही प्लानिंग है। मैनेजमेंट करोगे क्या, पहले आप प्लानिंग करोगे तब ना कोई काम आगे हो कर पाओगे। ऑफ सेटिंग फ्यूचर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, ऑफ सेटिंग का मतलब होता है दोस्तों कम करना, क्या करना, कम करना। प्लानिंग कम करता है, क्या कम करता है, फ्यूचर के रिस्क को और अनसर्टेनिटी, जो भी चीजें अनसर्टेन होती हैं। हेल्प्स इन फेसिंग कंपटीशन, प्लानिंग कंपटीशन को क्या करता है, प्लानिंग कंपटीशन को फेस करने में हेल्प करता है, ठीक है। अगर आप कभी भी कंपटीशन आएगा मार्केट में, आप प्लानिंग अगर करोगे तो उससे बच सकते हो।
इन्हांसिंग मैनेजरियल कैपेबिलिटीज, भैया आपके पास जो मैनेजरियल कैपेबिलिटीज उसको इन्हांस कर देता है, क्योंकि आपने प्लानिंग की तो आपने देखा कि क्या क्या हो सकता है, तो आपकी कैपेबिलिटीज इन्हांस बढ़ जाएंगी, ठीक है। इंश्योर इफेक्टिव कंट्रोल, अगर आप चाहते हो अच्छे से कंट्रोल करना तो प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। इंश्योर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, भैया किसी भी रिसोर्स का अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए प्लानिंग आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो ये आपके सारे इंपॉर्टेंस से आपको पता होने चाहिए। अब दोस्तों लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, एग्जाम में इससे बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं एंड आपको पूरे पॉइंट्स याद होने चाहिए। तो भैया प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, प्लानिंग आपको कर देता है कठोर, रिजिड का मतलब होता है कठोर, ठीक है ना। अगर आपने एक बार प्लानिंग करी तो आप बंध जाते हो, ठीक है ना, अपने आप को बांध है, अब आप कुछ और काम नहीं कर सकते, आपको उस प्लान के हिसाब से काम करना पड़ेगा। अब आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, चेंज करोगे तो आपको दिक्कत होगी। तो प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, प्लानिंग ने क्या करिया, आपको बांध दिया है, आप कुछ चेंज नहीं कर सकते हो। प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट, प्लानिंग कभी भी डायनेमिक इन्वायरमेंट में काम नहीं करता है। ये डायनेमिक इन्वायरमेंट क्या होता है दोस्तों, जिसको बोलते हैं एवर चेंजिंग इन्वायरमेंट, जब इन्वायरमेंट बाय बाय चेंज होता है तो उसको डायनेमिक बोलते हैं, ठीक है। तो भैया जब चीज़ें बदल रही होती हैं तब कोई भी प्लानिंग काम नहीं आती है, ठीक है। प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, अगर आपने प्लानिंग कर दी एक बार, ठीक है ना, तो आपकी क्रिएटिविटी और इनोवेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि आपने जो प्लान किया है आपको काम वैसे ही करना है, तो आपकी क्रिएटिविटी और इनोवेशन खत्म हो जाता है, ठीक है। प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, प्लानिंग जब भी करोगे तो बहुत खर्चे वाला काम है, एक बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना है, नया मशीन खरीदना है तो बहुत खर्चा होगा ना, तो एक्सपेंसिव होता है ये, ठीक है। प्लानिंग इज द टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, भैया बहुत टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि बैठे प्लानिंग करिए, कुछ लोग तो कहीं घूमने जाना होता है तो 6-6 महीने से प्लान करते हैं, कोई कंपनी स्टार्ट करनी है तो सालों भर से 2-2 साल 3-3 साल पहले से सोचा जाता है कि कैसे स्टार्ट करनी है, तो टाइम कंज्यूमिंग भी और एक्सपेंसिव भी है, ठीक है। ये भी हो गया आपका। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, अगर आपने प्लानिंग कही तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप सक्सेसफुल हो ही जाओगे, ठीक है। प्लानिंग हैज़ अ साइकोलॉजिकल बैरियर, प्लानिंग आपको दिमागी तौर पे बांध देता है, अगर आपने प्लानिंग कही तो अब आप बंध चुके हो, अब आपको काम को करना है तो अब आप कुछ और नहीं सोच पाते हो, ठीक है। दिमागी तौर पे आपका दिमाग रुक जाता है क्योंकि आपने चीज़ों को पहले से प्लान करके रखा हुआ है, आप कुछ और सोच ही नहीं पाते हो, ठीक है। तो इसी साइकोलॉजिकल बैरियर क्रिएट हो जाता है। प्लानिंग डी एक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन, अगर आपको कोई चीज प्लान करके करनी है तो आप एक्शन नहीं ले पाओगे, पर ये प्लान करोगे फिर वेट करोगे वैसा होता है कि नहीं होता है, फिर एक्शन लोगे या फिर उसको इम्प्लीमेंट करोगे, चालू करोगे, तो प्लानिंग आपके एक्शन को डिले कर देता है, रोक देता है, ठीक है ना। ओके, इस बात को याद रखना। तो आपको सारे फीचर्स याद रखने हैं। प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत खर्चा होता है। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, 100% गारंटी नहीं देता कि आपको सक्सेसफुल हो ही जाओगे। प्लानिंग साइकोलॉजिकल बैरियर क्रिएट कर देता है, प्लानिंग आपके एक्शन को डिले कर देता है, डायनेमिक इन्वायरमेंट में काम नहीं करता, और रिजिडिटी, प्लानिंग आपको कठोर बांध देता है, आप कुछ और नहीं कर सकते, ठीक है। तो भैया ये आपके फीचर्स सॉरी लिमिटेशंस थे। अब दोस्तों यहाँ पे प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग का प्रोसेस, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने 2 प्रोसेस बताए हैं, एक जो आपके क्लास 12th के हिसाब से है कि अगर आप लोग क्लास 12th में होते तो ये प्लानिंग प्रोसेस आपको पढ़ना पड़ता, लेकिन आपके जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं बहुत सारे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के, तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो होता कुछ है नहीं, पॉइंट्स को बस ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले क्लास 12th को पढ़ेंगे एंड अपने बाद जो आपके ग्रेजुएशन की बुक्स में होता है उसको भी देखेंगे। एग्जाम्स में इससे भी क्वेश्चन आते हैं और इससे भी क्वेश्चन आते हैं, कुछ डिफरेंट नहीं है, आपको स्टेप्स याद रखने हैं दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। क्योंकि देखो हम लोग को एग्जाम में क्वालिफाई करना है तो हमको हर चीज़ को लेके जाना पड़ेगा, ओके। तो पहले क्लास 12th के हिसाब से देखेंगे। तो दोस्तों पहला अपना ऑब्जेक्टिव होता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग का पहला उद्देश्य होता है कि ऑब्जेक्टिव को सेट करना, उद्देश्य कि आपका उद्देश्य क्या है, आपको करना क्या है, ठीक है ना। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव, कि आपको ऑब्जेक्टिव सेट करना है, बिकॉज इन प्लानिंग मैनेजर हैव टू मेक पॉलिसी मेथड, जिसके कारण आपको फ्रूटफुल, जिससे आप अच्छे तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सको। तो पहला काम होता है ऑब्जेक्टिव को सेट करना। दूसरा काम होता है डेवलपिंग प्रेमाइसेस, इसका मतलब होता है फ्यूचर में क्या क्या चीजें हो सकती हैं उसको एज्यूम करना है, एजम्पशन लेना कि फ्यूचर में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। द सेकंड स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इज टू डेवलपिंग प्रेमाइसेस, इन दिस स्टेप मैनेजर क्रिएट एजम्पशंस फॉर फ्यूचर, कि भैया फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है, बाय गैदरिंग इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके, एंड फिल्टरिंग बिजनेस इन्वायरमेंट, प्रॉपर स्कैनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। देखो अगर आपको कोई प्लान करना है पहले आप ऑब्जेक्टिव सेट करोगे, फिर प्रेमाइसेस कि हाँ ये चीज़ें हो सकती हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके, क्योंकि आपकी प्लानिंग तगड़ी होनी चाहिए ना कि हाँ ये चीज़ें होंगी जिससे आप बच सकते हो, ठीक है। तो आपने सारे एजम्पशंस को क्या कर लिया, गैदर कर लिया,
उसको समझ लिया। उसका दोस्तों आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, जितने भी रास्ते होते हैं, अब आपका जो ऑब्जेक्टिव होगा, उद्देश्य होगा, उसको अचीव करने के लिए जितने भी रास्ते होंगे आप उसको आइडेंटिफाई करोगे। हाँ, इस तरीके से अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं, जितने भी तरीके होंगे। सपोज कि आपको अपने घर से मार्केट जाना है, एग्जांपल दिए छोटा सा, ठीक है, कि आपके पास 3-4 तरीका होगा, साइकिल से चले जाओ, बाइक से चले जाओ, ओला बुक करो, कार से चले जाओ, ठीक है, पैदल चले जाओ, 3-4 ऑप्शन हो गए। तो वैसे ही अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के जितने भी रास्ते होंगे आप उसको आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है ना। तो द थर्ड स्टेप इन दी प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इज टू आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस। सारे एक्शंस जो भी आपके तरीके हैं उसको आप आइडेंटिफाई कर लोगे। इन दिस स्टेप मैनेजर फाइंड आउट द डिफरेंट वे विच इज बेस्ड ऑन एजम्पशन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। वो सारे रास्ते, अब भैया कुछ काम के होंगे, कुछ अच्छे होंगे, कुछ सस्ते होंगे, तो भैया सबको देखोगे पहले ना, जो आपके लिए बेस्ट होगा उसको चूज कर लोगे, ठीक है। अब आता है इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। जितने भी रास्ते आपने क्या बोलते हैं आइडेंटिफाई किए हैं, सबको इवैल्यूएट करोगे, सबको जांचोगे, जांच पता करोगे कि भैया किसमें कितना खर्चा होया, किसमें कितना रिस्क है, किसमें कितना फायदा है, ठीक है ना। कॉस्ट इफेक्टिव भी देखोगे एंड मैक्सिमम बेनिफिट्स भी देखोगे, ठीक है। सबको इवैल्यूएट करके, हाँ इससे फायदा, अब भैया मार्केट जाने के लिए कार को बुक करके तो जाओगे नहीं, खर्चा आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए। तो द फोर्थ स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इज टू इवैल्यूएट अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। इन दिस स्टेप मैनेजर इवैल्यूएट पॉजिटिव, वो उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों को देखेगा एंड उसको क्या करेगा, इवैल्यूएट करेगा, ठीक है। चलो भैया इवैल्यूएट करिए। अब दोस्तों सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, जो भी सबसे अच्छा उसको लगेगा ऑप्शन वो उसको चूज करिएगा, उसको सेलेक्ट करिएगा। द फिफ्थ स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इज टू सेलेक्ट एन अल्टरनेटिव। आफ्टर इवैल्यूएटिंग वेरियस अल्टरनेटिव मैनेजर सेलेक्ट द मोस्ट फ्रूटफुल कोर्स ऑफ एक्शन। जो सबसे अच्छा होगा उसको वो सेलेक्ट करिएगा। कितनी अच्छी बात है। अब दोस्तों इंप्लीमेंट द प्लान, उसका प्लान अब क्या हो जाएगा, प्लान उसका अब स्टार्ट हो जाएगा, उसका प्लान अब क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो द सिक्स्थ स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इज टू इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। प्लान आर नॉट यूजफुल अंटिल दे आर ट्रांसफर फ्रॉम मेंटल एक्टिविटी इनटू फिजिकल एक्टिविटी। जब तक आपका प्लान दिमाग से फिजिकल एक्टिविटी में नहीं आएगा तब तक प्लान का कोई काम ही नहीं है। तो उसको इंप्लीमेंट करो, चालू करो, स्टार्ट करो, ठीक है ना। तो उसको मैनेजर ट्रांसफर प्लान इनटू एक्शन एंड एलोकेट रिसोर्सेज, वो चीज़ों को इकट्ठा करेगा अकॉर्डिंग टू, ठीक है ना, प्री डिटरमाइंड प्लान, ठीक है। अब दोस्तों एंडिंग में होता है फॉलोअप। प्लान स्टार्ट हो गया, चीज़ें हो रही हैं, अब दोस्तों क्या करेंगे, प्लान को हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद फॉलोअप करेंगे, साथ में चलते जाएंगे, जिससे कि जो हमने सोचा था वो चीज़ें हो रही हैं कि नहीं, ठीक है। The seventh and last step in the process of planning is to follow up action after implementing the plan. Manager continuously monitor and the employee that they are work accordance with the plan or not. If employee are deviate from plan, then immediately action is to be taken. अब देखो आपने प्लानिंग के हिसाब से जो चीज़ सोची थी वैसा हो है कि नहीं, अगर नहीं होया है तो तुरंत एक्शन लो एंड उस चीज़ों को वैसे करने की, ठीक करने की कोशिश करो, ठीक है। आपने सोचा कि हाँ हम एम्प्लॉय से ये काम करवाएंगे, वो काम कर आए, वो काम उस तरीके से नहीं कर आए, आपको पता चाहिए, उसको पता करो एंड फॉलोअप साथ में देखोगे आप, फिर जैसे पता चले इमीडिएट एक्शन लो एंड उसको ठीक करो, करेक्ट कर दो, इसी को बोलते हैं फॉलोअप एक्शन, ठीक है। कोई दिक्कत आए तो उसको ठीक कर दो। तो भैया ये आपके स्टेप्स थे क्लास 12 के हिसाब से। आपको सारे स्टेप्स के नाम याद रखने होंगे कि पहले एग्जाम में पूछा था एक बार कि कौन सा प्लानिंग का प्रोसेस का स्टेप नहीं है या फिर है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। सारे स्टेप्स के नाम आपको याद होने चाहिए। पहले ऑब्जेक्टिव सेट करना होता है, ठीक है ना, पहले क्या करना होता है, पहले आपको ऑब्जेक्टिव सेट करना होता है, ठीक है। फिर भैया आपको प्रेमाइसेस देखने पड़ते हैं, फ्यूचर के बारे में एजम्पशन देना पड़ता है कि हाँ ये चीज़ें हो सकती हैं। फिर आपको लिस्टिंग अप दी वेरियस अल्टरनेटिव फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव, जितने रास्ते होते हैं उसको आइडेंटिफाई करना होता है, फिर हर एक रास्तों को इवैल्यूएट करना होता है, फिर एक अच्छा रास्ता चूज करना होता है, फिर प्लान को इम्प्लीमेंट करना होता है, फिर फॉलोअप साथ में प्लान के चलना होता है एंड एक्शन लेना पड़ता है, ठीक है ना। तो कितना आसान था प्लानिंग का प्रोसेस। अब भैया ग्रेजुएशन की बुक में ऐसा क्या बता दिया है, ग्रेजुएशन की बुक में ऐसा क्या बता दिया है कि आपको वो भी आना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा हम लोग डार्क कर देते हैं जिससे चीज़ें अपने को समझ में आए, ठीक है। तो दोस्तों प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ठीक है, अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है ना। दोस्तों अवेयरनेस ऑफ अपॉर्चुनिटी, पहले आपको पता होनी चाहिए कि क्या अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, क्या अपॉर्चुनिटी है, कि क्या चीज़ किसका फ़ायदा आप उठा सकते हो, ठीक है, किस चीज़ों का, किस इन्वायरमेंट का फ़ायदा उठा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप अपना ऑब्जेक्टिव सेट करोगे, क्या करोगे, फिर अपना ऑब्जेक्टिव सेट करोगे। पहले आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चल रहा है, ठीक है। फिर आपने अपने ऑब्जेक्टिव को सेट किया, फिर आपने डेवलपिंग द प्लानिंग प्रेमाइसेस, वही आपने एजम्पशन चाहिए कि हाँ ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है।
डेवलपिंग दी अल्टरनेटिव कोर्स, आपने जितने रास्ते थे सब रास्तों को खोज लिया कि हाँ इस रास्ते से हम प्लान को अचीव करेंगे, ठीक है। इवैल्यूएटिंग, आपने हर एक कोर्स ऑफ एक्शन को इवैल्यूएट किया कि कौन सा अच्छा है कौन सा बेकार है, ठीक है। फिर आपने सबसे अच्छे अल्टरनेटिव कोर्स को सेलेक्ट कर लिया जो आपको लगा कि सबसे अच्छा होगा। फिर दोस्तों फॉर्मुलेटिंग डेरिवेटिव प्लान, इसको बोलते हैं अगर आपका मेन प्लान काम ना करे तो आपका बैकअप प्लान क्या होगा, इसको बोलते हैं आप डेरिवेटिव प्लान भी बनाओगे, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों सेटिंग अप दी सीक्वेंस एंड टाइमिंग ऑफ ऑपरेशंस, कौन सा काम कब करोगे, कौन सा कदम कब उठाओगे ये आप सेट करोगे, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों अरेंजिंग फॉलो अप एक्शन, आपने इसी में प्लान को स्टार्ट कर दिया होगा एंड आप क्या करोगे, अब फॉलो अप करोगे साथ में, ठीक है। तो ये स्टेप्स भी आपको याद रखने होंगे, ओके, एग्जाम में आ सकता है आपके, ठीक है। एक बार आया था, ये आपसे पूछा था, मैंने इसको क्यों नहीं टिक किया, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा था कि प्लानिंग का कौन सा, प्लानिंग के प्रोसेस का कौन सा फीचर है, कौन सा स्टेप है, तो अवेयरनेस ऑफ अपॉर्चुनिटी दिया हुआ था, तो आप तो ये याद करके जाओगे, ये तो आपको याद ही नहीं होगा, इसी इसको याद करके जाना, ठीक है, ओके। तो भैया ये हो गया, हमने सारे प्लान के क्या बोलते हैं स्टेप्स को पढ़ लिया, ठीक है। अब दोस्तों पढ़ने जा रहे हैं कि टाइप्स ऑफ प्लान, टाइप्स ऑफ प्लान क्या होता है, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ प्लान बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में आता है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। दोस्तों चीजें इतनी आसान होती नहीं है जितनी चीजें हम लोग को लगती हैं, बट ये टाइप्स ऑफ प्लान कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, फोकस करना इसके ऊपर, समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो दोस्तों प्लान होता क्या है, प्लान बेसिकली होता क्या है, किसी भी काम को करने के हम लोग प्लान बनाते हैं, ठीक है। तो प्लान इज अ डॉक्यूमेंट, प्लान क्या है, एक डॉक्यूमेंट होता है, एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना। आउटलाइन हाउ गोल आई गोइंग टू मेट, कि हम अपने गोल को कैसे अचीव करेंगे। इट स्पेसिफिक एक्शन, ये एक स्पेसिफिक एक्शन होता है प्रपोज टू हैव द ऑर्गेनाइजेशन अचीव इस ऑब्जेक्टिव, जिससे अब एक ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव करता है, ठीक है। देयर मे बी मोर देन वन वे टू मीन्स ऑफ रीचिंग अ पर्टिकुलर गोल, किसी भी गोल को अचीव करने के एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं, किसी भी काम को करने के 3-4 तरीके हो सकते हैं और भी हो सकते हैं, ठीक है। तो बट विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल प्लान, अगर आपके पास सही प्लान होगा तो आप उस प्लान को अच्छे से और सही तरीके से अचीव कर पाओगे। तो दोस्तों एक होता है सिंगल यूज प्लान, एक होता है स्टैंडिंग प्लान, रिपीटेड प्लान, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि ये सब चीजें क्या होती हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंगल यूज प्लान क्या होता है, क्या चीज पढ़ेंगे, सिंगल यूज प्लान को पढ़ेंगे। अब ये सिंगल यूज प्लान में क्या चीजें होती हैं देखते हैं हम लोग। सिंगल यूज प्लान आए वन टाइम यूज प्लान, एक बार यूज करो काम हो गया खत्म, नेक्स्ट टाइम नया प्लान बनेगा, ठीक है ना, इसको वन टाइम यूज प्लान बोलते हैं, ठीक है। दीज आर डिजाइन टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल, किसी पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के बनाते हैं। दैट वंस अचीव्ड, जो एक बार अचीव हो जाएगा वो दोबारा फ्यूचर में नहीं आएगा। दीज आर मेड टू मीट द नीड ऑफ यूनिक सिचुएशन, इसको टिक कर लो, हम लोग यूनिक सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए ये प्लान बनाते हैं जिसको बोलते हैं आपका वन टाइम यूज प्लान और सिंगल यूज प्लान, ठीक है, इसको टिक कर लेना आप लोग। द ड्यूरेशन ऑफ लेंथ ऑफ सिंगल यूज प्लान इज डिपेंड अपॉन द एक्टिविटी और फॉर विच इट इज मेड, भैया किस काम के बनाए हो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसका ड्यूरेशन क्या होगा। बेसिकली ये एक दिन का भी हो सकता है, कुछ वीक्स का भी हो सकता है, मंथ का भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है, ओके। अब फीचर पढ़ने जाए, तो भैया फीचर क्या है इसका देखते हैं। तो भैया सिंगल यूज प्लान आई यूज ओनली वंस, बस एक बार यूज होता है, काम हो गया कहानी खत्म, दूसरी बार नया प्लान बनाओ। प्रिपेयर टू मीट द डिमांड फॉर स्पेसिफिक सिचुएशन की होता है। दिस प्लान है डिस्कार्डेड, मतलब मरोड़ के फेंक देते हैं, काम हो गया प्लान खत्म, नया प्लान बनेगा अब, ठीक है ना। व्हेन सिचुएशन इज ओवर, जब प्लान को फेंक देते हैं, खत्म कर देते हैं, जब आपका सिचुएशन चीजें अचीव हो जाती हैं, काम पूरा हो जाता है। एवरी टाइम न्यू प्लान इज प्रिपेयर्ड फॉर न्यू सिचुएशन, एग्जाम्पल बजट, प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट, ये तीनों आपके क्या है, सिंगल यूज प्लान है, वन टाइम यूज प्लान है, इसको याद कर लेना, ठीक है। अब दोस्तों आते हैं स्टैंडिंग प्लान पे, आप किस पे आते हैं, स्टैंडिंग प्लान पे आते हैं। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अभी इसके टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे, अभी इसके हम लोग टाइप्स को पढ़ेंगे, ओके। तो स्टैंडिंग प्लान आर ऑल्सो नोन एज रिपीटेड यूज प्लान, इसको हम लोग रिपीटेड यूज प्लान बोलते हैं, ये एग्जाम में पूछा गया है, ओके। तो ये हो गया, ठीक है। तो भैया ये ध्यान रखो, यहाँ पे चीज़ें कभी कभी हम लोग के सिचुएशन के हिसाब से ये हमारे प्लान में नहीं था, ठीक है। तो रिपीटेड यूज प्लान, दिस प्लान फोकस ऑन सिचुएशन विच ऑकर रिपीटेटिव, भैया ये प्लान हम लोग इसलिए बनाते हैं जो समस्या बार बार आती है, जो प्रॉब्लम हम लोग की बार बार आती है उसको ठीक करने के लिए हम लोग ये प्लान बनाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे स्कूल में बच्चा लेट आया तो उसको हमने फाइन लगा दिया, बार बार लेट आओगे बार बार फाइन लगाएंगे, बातें खत्म, ठीक है। वो प्रॉब्लम जो बार बार आती है, ठीक है, तो वंस ऑकर रिपीटेटिव, बार बार आपको वो समस्या आ रही है। स्टैंडिंग प्लान्स आर यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार इसी को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन देखो
कुछ टाइम के बाद इसके अंदर हम लोग चेंजेस भी करते हैं, ठीक है ना। ओके, तो दे आर मेड वंस, ये बनते एक बार है, बट इनकी वैल्यू बहुत टाइम तक होती है, बहुत ईयर्स तक होती है, और दो लेकिन हम लोग कुछ रिविजन्स और कुछ अपडेट्स इसमें करते जाते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है ना। ओके, अब फीचर्स ऑफ स्टैंडिंग प्लान, दीज आर रिकरिंग प्लान, इनको रिकरिंग बोलते हैं। देखो होता ना बैंक में रिकरिंग अकाउंट होता है, बार बार पैसा डालो बार बार निकालो, तो दीज आर रिकरिंग प्लान यूज्ड फॉर इनडेफिनिट पीरियड, ये भैया इनडेफिनिट पीरियड के लिए बनता है, अनंत काल के लिए बनता है, ठीक है। स्टैंडिंग प्लान है स्टेबल इन नेचर, क्योंकि एक बार बन जाता है तो ये चेंज नहीं करते हम लोग, ठीक है। दिस प्लान एक्ट एज ए गाइडलाइन फॉर दी स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस को अच्छे से चलाने के लिए, स्मूथ तरीके से चलाने के लिए ये प्लान बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स बार बार आती हैं तो उनको ठीक करने के लिए ये प्लान बहुत जरूरी है, ठीक है। एग्जाम्पल पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल एंड आपका मेथड, ठीक है ना। ओके, तो दीज आर दे आर अदर टाइप्स ऑफ प्लान विच आर यूजुअली नॉट क्लासिफाइड एज अ सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान, कुछ प्लान ऐसे होते हैं जो ना कि सिंगल यूज होते हैं ना ही स्टैंडिंग होते हैं, ठीक है। दीज आर स्ट्रैटेजी एंड ऑब्जेक्टिव, इसको भी याद करिए ना, एज दीज प्लान आर प्रिपेयर्ड बाय टॉप मैनेजमेंट, कौन बनाता है इसको, टॉप मैनेजमेंट बनाता है, एंड सर्व एज अ गाइड फॉर द ओवरऑल प्लानिंग, यानी आपके ओवरऑल प्लानिंग में आपको हेल्प करता है। वेयर सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान आर पार्ट ऑफ ऑपरेशनल प्लानिंग, लेकिन सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान ऑपरेशनल प्लानिंग का पार्ट होता है, लेकिन आपका जो स्ट्रैटेजी और ऑब्जेक्टिव है वो आपके टॉप मैनेजमेंट बनाते हैं, ठीक है। बिजनेस की जो छोटी मोटी चीजें होती हैं वो आपका सिंगल स्टैंडिंग से हो जाते हैं, बट आपका जो स्ट्रैटेजी और ऑब्जेक्टिव है वो टॉप लेवल ही बनाएगा, याद रखना इस बात को, ठीक है। अब भैया यहाँ पे हम लोग डिफरेंस भी देख लेते हैं, क्या क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस है सिंगल यूज प्लान इज यूज्ड ओनली वंस, ये बस एक बार बनता है, ये बस एक बार बनता है, ठीक है। स्टैंडिंग प्लान इज यूज्ड अगेन एंड अगेन, ये बार बार इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, सिंगल यूज प्लान इज डेवलप फॉर वन टाइम इवेंट, सच और कोर्स ऑफ एक्शन इज नॉट लाइकली टू रिपीट, ये एक बार की होता है वन टाइम इवेंट के लिए, जो चीजें बार बार रिपीट नहीं करती हैं, ठीक है। स्टैंडिंग प्लान इज मेड फॉर एक्टिविटी दैट ऑकर, जो कि बार बार ओवर एंड पीरियड ऑफ बार बार चीजें होती हैं, ठीक है ना। तो इट इज डिस्कार्डेड, इसको हम लोग खत्म कर देते हैं जब आपका प्रोजेक्ट, काम, गोल अचीव हो जाता है। इट इज यूजुअली डेवलप वंस बट यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन विथ नेसेसरी मॉडिफिकेशन फ्रॉम टाइम टाइम, इसको हम लोग बार बार इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद हम लोग इसमें अपडेट्स भी करते हैं, ठीक है। सिंगल यूज प्लान इंक्लूड बजट, प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट, एंड स्टैंडिंग प्लान है पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल, इसको याद रखना, ठीक है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे देखो आपके एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था ना कि कितने टाइप्स के प्लान होते हैं, तो भैया ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल, प्रोग्राम, बजट, इतने टाइप्स के प्लान होते हैं, ये आपको नाम याद रखने होंगे, कौन से स्टैंडिंग के, कौन से सिंगल यूज, ये तो पता ही होना चाहिए, कौन से सिंगल स्टैंडिंग में नहीं है और सिंगल यूज भी नहीं है या फिर रिपीटेड भी नहीं है, ये आपको याद होना चाहिए प्रॉपर, आपको कौन सा किसके अंदर आता है, जो मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है। अब आते हैं पहला प्लान के ऊपर, ऑब्जेक्टिव, किसके ऊपर आते हैं, ऑब्जेक्टिव, कि भैया ऑब्जेक्टिव पे आते हैं हम लोग, ठीक है, इसको देखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव ये है अपना पहला प्लान, ठीक है, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो इसमें हमको पढ़ना क्या है, ये नाइदर सिंगल यूज नॉर स्टैंडिंग, ठीक है। जो भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो स्मार्ट होना चाहिए, स्मार्ट का मतलब होता है स्पेसिफिक, कि आपको पता है कि आपको क्या करना है, ये करना है, ये अपना ऑब्जेक्टिव है। मेजरेबल, जिसको आप मेजर कर सको कि हाँ भैया ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, हमको ये अचीव करना है, जिसको आप नाप सको, ठीक है, जिसको आप अचीव कर सको, या इवन जो आपके काम का हो, एंड टाइम बाउंड हो, एक टाइम के अंदर आपको उसको अचीव करना हो, तो ऑब्जेक्टिव आपका स्मार्ट होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल, आपको अपनी सेल को इंक्रीज करना है 10% बाई 6 मंथ में, ठीक है ना, एंड आपको अपने जो भी सामान आपका लोग रिजेक्ट कर देते हैं उसको 2% से कम करना बाई 1 मंथ, ठीक है। तो 2% 1 मंथ टाइम भी है, स्पेसिफिक भी है, अचीव कर सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये 3 पॉइंट को याद रखना, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है। ऑब्जेक्टिव जो होते हैं एंड टूवर्ड्स गोल विच एक्टिविटी ऑफ द एंटरप्राइज आर एम्ड, भैया ऑब्जेक्टिव वो एंडिंग पॉइंट्स होते हैं, क्या होते हैं, वो एंडिंग पॉइंट्स होते हैं जिसके ये हम काम करते हैं, एंड गोल, अंतिम पॉइंट जहां पे आपको पहुंचना है, तो ये एंड वर्ड याद करना, एंड टूवर्ड्स विच एक्टिविटी ऑफ द एंटरप्राइजेस आर एम्ड, ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो आई लाइफ ब्लड ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग का लाइफ ब्लड है, इसके बिना प्लानिंग आप कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। गोल, एम, पर्पस, अचीव ओवर टाइम, जो गोल है, एम है, पर्पस है, इसको आपको टाइम के हिसाब से अचीव करना है, ठीक है। तो आपको ऑब्जेक्टिव समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। इसके फीचर देखियो, डिटरमाइन व्हाट इज टू बी डन, आपको करना क्या है, ये एंड रिजल्ट ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग जब आप करते हो तो एंडिंग में जो आप अचीव करते हो ये वही चीज है, एंड रिजल्ट है, अंतिम नतीजा, और एक्टिविटी है गाइडेड टुवर्ड ऑब्जेक्टिव,
सारे काम बिजनेस के आपके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से होते हैं। आपका ये ऑब्जेक्टिव है, सारे काम ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ही होंगे, ठीक है सर। वैसे ये आपको गाइड करता है बिजनेस की प्लानिंग करने में, कोई भी प्लानिंग करनी है ये आपको गाइड करता है, ठीक है। उसके बाद डिफाइन द फ्यूचर स्टेट ऑफ अफेयर विद द ऑर्गेनाइजेशन टू यूटिलाइज, ये आपको दिखाता है कि फ्यूचर में आपको ये चीजें अचीव करनी है। दीज आर यूजुअली सेट बाई, ये कौन सेट करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट सेट करता है भैया, ठीक है ना। कौन करता है, टॉप लेवल सेट करता है, ओके। अब आते हैं स्ट्रैटेजी, जिसको हिंदी में हम लोग जानते हैं रणनीति। हर बिजनेस की अपनी खुद की स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है ना। हर बैट्समैन की अपनी स्ट्रैटेजी होती है बैटिंग करने की, बॉलर की अपनी होती है, सबकी अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है चीज़ों को करने की, काम को करने की। तो भैया स्ट्रैटेजी को भी नाइदर सिंगल और नॉन स्टैंडिंग में रखा गया है, ठीक है, इसको याद रखना, इसको भी नाइदर सिंगल नॉन स्ट्रैटेजी में रखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पढ़ना है, अ स्ट्रैटेजी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, तो पूछा गया कौन सा प्लान कॉम्प्रिहेंसिव है, तो स्ट्रैटेजी टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। द डायमेंशंस ऑफ स्ट्रैटेजी आर, इसके अंदर हम लोग लॉन्ग टाइम ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं, लंबे लंबे ऑब्जेक्टिव्स को, ठीक है ना। अडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, अगर आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ें करनी है तो आप उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाते हो। एलोकेटिंग रिसोर्सेज फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव, आप लोग चीज़ों को इकट्ठा करते हो किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, ठीक है। स्ट्रैटेजी जो काम है वो टॉप लेवल का है, ठीक है ना। एंड इट्स मस्ट टू स्कैन एंड अंडरस्टैंड क्लियरली द बिजनेस इन्वायरमेंट, जब भी बिजनेस में कोई स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो बिजनेस के इन्वायरमेंट को स्कैन करते हैं, उसके हिसाब से ही स्ट्रैटेजी को बनाते हैं, ठीक है ना, ओके। द कॉमन डिसीजन इन स्ट्रैटेजी आए वेदर टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट और नॉट, कि भैया नए सामान को इंट्रोड्यूस करना चाहिए कि नहीं, ये स्ट्रैटेजी के अंदर आप डिसीजन ले सकते हो, ठीक है ना। इफ टू इंट्रोड्यूस, अगर इंट्रोड्यूस करना है देन हाउ, कैसे करें, फाइंड आउट कस्टमर कैसे फाइंड करें, ठीक है ना, अपने प्रोडक्ट के लिए कैसे उसमें पुराने प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस करें, ये एग्जाम्पल्स आपको याद करना होगा, ये सब आपके एग्जाम्पल्स हैं, आपको इसको याद करना होगा, ठीक है। तो कैसे प्रोडक्ट को लॉन्च करें, इंट्रोड्यूस करें, कस्टमर को कैसे ढूंढें अपने प्रोडक्ट के लिए, मेकिंग चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, अपने जो प्रोडक्ट पहले से हैं उसमें क्या क्या चेंज करें, तो उसके लिए स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, ठीक है। और दी स्ट्रैटेजिक डिसीजंस आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस बाय द बिजनेस इन्वायरमेंट, सारा स्ट्रैटेजी बिजनेस के इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होता है। बिजनेस का जो वातावरण है, माइक्रो मैक्रो एक्सटर्नल इंटरनल, तो उसके कारण आपके बिजनेस की स्ट्रैटेजी रणनीति असर करती है। मान लो मार्केट में बहुत मंदी है तो आप नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करोगे, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी डिफाइन द फ्यूचर डिसीजन, आपका जो फ्यूचर डिसीजन है वो डिफाइन करता है, ठीक है ना। द ऑर्गेनाइजेशनल डायरेक्शन एंड स्कोप इट्स लॉन्ग एंड, कि फ्यूचर में आप कैसे चलोगे। एग्जाम्पल चॉइस ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया, आपको कैसे एडवर्टाइजमेंट करना है, ठीक है। सेल प्रमोशन की टेक्निक्स आपकी, विच चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कौन से चैनल से आप सामान को डिस्ट्रीब्यूट करोगे कस्टमर्स को, एंड आपके कस्टमर कौन होंगे, एंड व्हाट इज द डिमांड, डिमांड किस चीज़ की आपके सामान की है। तो ये हो गया स्ट्रैटेजी, ठीक है। अब आते हैं इसके फीचर्स, फीचर से ही बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो भैया ये ब्लू प्रिंट है बिजनेस का, एक ब्लू प्रिंट है ऑफ द बिजनेस एंड प्रोवाइड आउटलाइन ऑफ बिजनेस, बिजनेस का ये आउटलाइन है, इसी के हिसाब से आप काम करते हो। स्ट्रेटेजी इज इन्फ्लुएंस बाय द बिजनेस इन्वायरमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया हुआ है, टिक कर लो। जो स्ट्रेटेजी होती है उसको बिजनेस इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस करता है, इसके कारण स्ट्रेटेजी बनती है। स्ट्रेटेजी डायरेक्ट फ्यूचर डिसीजन मेकिंग एंड स्कोप इन द लॉन्ग रन, तो फ्यूचर में डिसीजन कैसे लेना ये कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी के ऊपर ही डिपेंड करती है, ठीक है। और स्ट्रेटेजी प्रोवाइड द ब्रॉड कंट्रोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन द बिजनेस, स्ट्रेटेजी आपको बहुत वाइड दिखाता है कि आपका फ्यूचर में कैसे आपको आगे बढ़ना है, आपको एक रूप दिखाता है बिजनेस का कि आप ऐसे आगे बढ़ोगे, ठीक है। स्ट्रेटेजी यूजुअली टेक द कोर्स ऑफ फॉर्मिंग द ऑर्गेनाइजेशनल आइडेंटिटी, ये बिजनेस की एक आइडेंटिटी होती है, बिजनेस की पहचान होती है इन दी बिजनेस इन्वायरमेंट। जैसे कि रिलायंस कंपनी की आइडेंटिटी है कि भैया वो जब भी कोई काम करते हैं तो बिग स्केल पे करते हैं, बड़े स्तर पे करते हैं, छोटा मोटा काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये उनकी आइडेंटिटी है, ओके। मेजर स्ट्रेटेजिक डिसीजंस विल इंक्लूड डिसीजंस लाइक वेदर द ऑर्गेनाइजेशन विल कंटिन्यू इन द सेम काइंड ऑफ बिजनेस, कि क्या वो सेम बिजनेस करेगी या फिर किसी नई बिजनेस में जाएगी, ठीक है, या फिर किसी डोमिनेंट पोजीशन पे हमको आना है, ठीक है, सेम बिजनेस के, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी का मतलब होता है कि रणनीति, हमको किसी काम को करने के लिए कैसे डिसीजंस लेने पाएंगे, ये होता है आपका स्ट्रेटेजी, ओके। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं पॉलिसी के ऊपर। दोस्तों पॉलिसी जो होता है वो आपका होता है स्टैंडिंग प्लान, ठीक है ना। पॉलिसी अपना क्या है, स्टैंडिंग प्लान है, इसको पहले याद करो, यही एग्जाम में पूछ देगा, कहोगे कहाँ कहाँ से आता है। पॉलिसी कैन बी डिफाइंड एज एन ऑर्गेनाइजेशनल जनरल रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम या सिचुएशन, अगर कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम आया ही है तो बिजनेस का उसके प्रति जनरल रिस्पॉन्स, अगर ये प्रॉब्लम आएगी तो हाँ ये चीज़ें कहेंगे। पॉलिसी मतलब एक बार बन जाता है ना तो उसी को हमारा जनरल रिस्पॉन्स, कि हमको कैसे उसके प्रति रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है ना।
तो एक बिजनेस का जनरल रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम इस और सिचुएशन, ठीक है। मानो भैया एम्प्लॉय छुट्टी मांगने आया है, तो एक बार तो आएगा नहीं, दूसरे आएगा, तीसरे आएगा, तो बार बार ये प्रॉब्लम आएगी, तो हमने उसके एक नियम ही बना दिया, इसी को बोलते हैं पॉलिसी, बिजनेस के नियम, ठीक है। तो ये आपको याद करना है, बिजनेस का जनरल रिस्पॉन्स किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम या फिर सिचुएशन के लिए। एग्जाम में आपसे यही पूछेगा लाइन उठा के कि एक बिजनेस का जनरल रिस्पॉन्स किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम या सिचुएशन के लिए, ठीक है। तो पॉलिसी आर मेड एट ये नीचे भी देख लो, इन सिंपल वर्ड इट इज द ऑर्गेनाइजेशन ओन वे ऑफ हैंडलिंग द प्रॉब्लम। ये बिजनेस का अपना खुद का तरीका होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, ठीक है, ये भी आ सकता है। पॉलिसी आर मेड एट एवरी एवर, पॉलिसी हर जगह बनता है टॉप मिडिल सुपरविजी, बिकॉज द मैनेजर एवरी एवर नीड टू डिसाइड प्री डिटरमाइन द वे ऑफ हैंडलिंग सिचुएशन, क्योंकि मैनेजर को हर लेवल पे अपने हिसाब से प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, ठीक है ना। ओके, तो भैया अब दिक्कत क्या है कि अगर वो अपने हिसाब से काम करेगा तो दिक्कत आ जाएगी ना, वो अपने हिसाब से काम नहीं कर सकता, वो बिजनेस के अकॉर्डिंग काम करेगा, इसलिए पॉलिसी बना के रखा गया है, ठीक है। तो एट जो उसको गाइड करेगा, जो मैनेजर को डिसीजन लेने में हेल्प करेगा अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में। मान लो कि किसी की तबीयत खराब हो गई, तो उस सिचुएशन में मैनेजर क्या करेगा, उसको पता है कि उसको घर भेज दे या फिर मेडिकल इमरजेंसी प्रोवाइड करे, तो ये सिचुएशन आई तो वो खुद से डिसीजन नहीं लेगा, बिजनेस का डिसीजन बना होगा कि हाँ आपको ये चीजें करनी है। अगर कोई एक्सट्रीम कंडीशन है तब वो अपने हिसाब से सिचुएशन में हैंडल कर सकता है, लेकिन कोई नॉर्मल सिचुएशन है तो वो जो नियम बनाया गया है, कोई छुट्टी मांगने आया और मंथ का एंड है तो छुट्टी नहीं दी जाती है बेसिकली, तो भैया छुट्टी नहीं दी जाएगी, ठीक है। आपको इस बात को याद रखना है, ठीक है। तो पॉलिसी फॉर्मेशन ऑलवेज इनकरेज इनिशिएटिव ऑफ एम्प्लॉय, बिकॉज एम्प्लॉय हैव टू डील विद द सिचुएशन, क्योंकि एम्प्लॉय को अलग अलग सिचुएशन से डील करना पड़ता है, एंड द वे ऑफ हैंडलिंग सिचुएशन इज डिसाइडेड इन कंसल्टेशन विद द एम्प्लॉय। तो भैया एम्प्लॉय से पूछ लो कि इस सिचुएशन में कैसे डील किया जाए, देन दे वी एबल टू हैंडल द सिचुएशन इन मच बेटर वे, जिससे वो अच्छे से सिचुएशन को हैंडल कर सकेंगे। मेजर पॉलिसी आर मेड टू नोन ऑल द स्टेक होल्डर या कस्टमर, क्लाइंट, कंपटीटर, सप्लायर, वेयर माइनर पॉलिसी आर फॉर इंटरनल। जो बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं बिजनेस के, पॉलिसी होती है ना, वो किसके लिए होते हैं, शेयर होल्डर के लिए, कस्टमर के लिए, क्लाइंट के लिए। भैया नो क्रेडिट सेल, हमें उधार में नहीं बेचेंगे, नो क्रेडिट सेल, ये क्या है, ये कस्टमर के लिए पॉलिसी के उधार में बेचेंगे ही नहीं भैया, ये हमारी पॉलिसी है, हम बेचेंगे ही नहीं, ठीक है ना। ठीक, ये आपका हो गया। परचेज पॉलिसी में इंक्लूड फ्रॉम हाउ मेनी सप्लायर कंपनी शुड परचेज, कि आप कितने सप्लायर से परचेज करोगे। बिजनेस की पॉलिसी है कि एक टाइम पे 2 सप्लायर से परचेज करेंगे, तो 2 से ज़्यादा नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। ओके, तो व्हाट इज दी क्राइटेरिया फॉर चूजिंग अमंग दी सप्लायर, ठीक है, किस क्राइटेरिया से आप उसको चूज करोगे, ये याद कर लेना। नो क्रेडिट सेल, ठीक है ना, एग्जाम में पूछ देगा, एग्जाम्पल देके पूछता है, ठीक है। इसका फीचर देख लो भैया, जो आपकी पॉलिसी होती है वो आपके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से होती है, आपके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से होती है। ये मैनेजर को गाइड करता है किसी भी स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने में, कोई नीति अपनानी है तो पॉलिसी के हिसाब से ये स्ट्रैटेजी बनती है, ठीक है। पॉलिसी इज दी ऑर्गेनाइजेशन का कस्टमाइज, अपना खुद का तरीका किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, ठीक है। पॉलिसी डिफाइन ब्रॉड पैरामीटर, पॉलिसी क्या करता है, ब्रॉड पैरामीटर है विद इन विच मैनेजर में फंक्शन, जिसके हिसाब से मैनेजर काम करता है, ठीक है। अब आते हैं प्रोसीजर के ऊपर। भैया प्रोसीजर क्या होता है, किसी भी काम को करने का तरीका, प्रोसीजर। स्कूल में एडमिशन लेना है तो उसका एक प्रोसीजर होता है, चाय बनाना उसका एक प्रोसीजर होता है, ठीक है ना। तो छुट्टी के लिए अप्लाई करना उसका एक प्रोसीजर होता है, तो भैया प्रोसीजर आपका होता है तरीका, ठीक है ना। ओके, तो प्रोसीजर आई रिक्वायर्ड, ये प्रोसीजर भी एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है भैया, ठीक है ना। ये एक स्टैंडिंग प्लान है, ये क्या आपका एक स्टैंडिंग प्लान है, इसको याद रखना। ओके, ठीक है। तो भैया प्रोसीजर आई रिक्वायर्ड स्टेप्स, ये स्टेप्स होते हैं इन एडवांस टू हैंडल फ्यूचर कंडीशन। फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम आने वाली है, माने भैया हमने स्कूल खोला, बच्चे एडमिशन लेने आएंगे, तो हमने उसका एक प्रोसीजर बना दिया, एडमिशन लेने का एक प्रोसीजर ही बना दिया, ठीक है। तो फ्यूचर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने एक प्रॉपर प्रोसीजर तरीका ही स्टेप्स बना दिए, हाँ ये चीज़ें ऐसे होंगी, ठीक है। तो भैया हैंडल फ्यूचर कंडीशंस, ठीक है, ओके, ये हो गया। द सीक्वेंस ऑफ स्टेप इज टू बी फॉलोड, कौन से स्टेप्स को आपको फॉलो करना है एम्प्लॉय को इन डिफरेंट सिचुएशन। अगर मान लो डिफरेंट सिचुएशंस आएगी तो आपको उसमें कैसे प्रोसीड करना है, आगे बढ़ना है, ये आपको बताया गया है, ठीक है, पहले से आपको बता दिया जाएगा। मस्ट बी पी, आपको पहले से ही पी डिटरमाइन कर दिया जाता है, सो दैट एवरीवन फॉलो सेम स्टेप, जिससे सब लोग सेम कदम उठाए, ठीक है। द प्रोसीजर कैन बी डिफाइंड एज द एग्जैक्ट मैनर इन विच एक्टिविटी हैज टू बी अकम्प्लीज। प्रोसीजर आपको वो तरीका बताता है जिससे आपको एग्जैक्ट उसी तरीके से काम को
करना होगा, आप दूसरे तरह से काम को नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपको बताया गया है कि आपको बाइक लेफ्ट से चलानी है तो लेफ्ट से ही चलाओगे ना। ठीक है, एग्जाम्पल स्कूल में एडमिशन लेने का प्रोसीजर। ठीक है, प्रोसीजर आई मेड फॉर कॉमन फॉर ऑल डिपार्टमेंट टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी। प्रोसीजर जो होता है कॉमन होता है, सबके ये अलग अलग नहीं होगा, सबके कॉमन होगा डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की काम को कोऑर्डिनेट करने के लिए। ठीक है, सो प्रोसीजर कट अक्रॉस ऑल डिपार्टमेंट, ये सबके ये होता है। ठीक है, एग्जाम्पल द प्रोसीजर टू हैंडल द ऑर्डर बाय मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में इन्वॉल्व सेल्स डिपार्टमेंट। तो भैया मान लो कि सेल्स डिपार्टमेंट को कैसे काम करना है एंड आपका अदर डिपार्टमेंट्स को कैसे काम करना है, तो उनका एक प्रोसीजर होता है। मानो सेल्स डिपार्टमेंट को ऑर्डर देना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, भैया सामान बना दो। ठीक है, तो उनका एक प्रोसीजर होगा कि भैया कैसे वो ऑर्डर को देंगे। ऐसे नहीं कि भैया सामान बना दो, ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रॉपर उनका एक प्रोसीजर होना चाहिए। वो लिख के लेटर भेजेंगे कि हमारा सेल इतना बढ़ आए, आप इतने प्रोडक्शन को इनक्रीज कर दीजिए। ठीक है, साइन करवा के अप्रूव द अथॉरिटी से, तो प्रॉपर प्रोसीजर होता है काम का। ठीक है, अब फीचर देख लो, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू कैरी आउट डिफरेंट एक्टिविटी, ये आपको स्टेप्स बताता है कौन कौन से कदम आप उठाओगे। ठीक है, जनरली जो प्रोसीजर होते हैं वो इनसाइडर्स के ही होते हैं। किसके होते हैं? इनसाइडर्स के ही होते हैं। ठीक है, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होते हैं, पहला स्टेप करोगे तभी दूसरा करोगे, तभी तीसरा करोगे, तभी चौथा करोगे। मतलब जो स्टेप्स पहले है उसको पहले करोगे, जो बाद में उसको बाद में करोगे। आप आगे पीछे स्टेप्स को नहीं कर सकते हो, इसीलिए इसको क्रोनोलॉजिकल बोला गया है। ठीक है ना, ओके। द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स और एक्शन टू बी टेकन टू इन्फोर्स पॉलिसी एंड अटेन प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, मतलब कि आप सीक्वेंस को जरूर से फॉलो करोगे वरना आपके पॉलिसी के खिलाफ हो जाएगा। एग्जैक्ट मैनर इन विच एक्टिविटी हैज टू डन, ये एग्जैक्ट तरीका बताता है कि आपको चीजों को कैसे करना है। ठीक है, पॉलिसी एंड प्रोसीजर आर इंटरलिंक्ड, ये क्या है? इंटरलिंक्ड है विथ ईच अदर। प्रोसीजर आर स्टेप्स टू कैरी आउट विद इन दी ब्रॉड पॉलिसी फ्रेमवर्क, तो पॉलिसी के हिसाब से ही प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो भैया हम लोग देखेंगे एग्जाम में क्वेश्चन भी कैसे आते हैं। अब आते हैं मेथड्स, क्या आते हैं? मेथड्स। तो भैया किसी भी काम को करने का एक मेथड होना चाहिए। ठीक है ना, इसको स्टैंडिंग प्लान बोलते हैं। मेथड क्या होता है यहाँ पे? मेथड कैन बी डिफाइंड एज अ फॉर्मलाइज्ड और सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग जॉब। मेथड क्या है? एक फॉर्मल तरीका है किसी भी रूटीन जॉब को करने के लिए। ठीक है ना, मेथड कैन बी डिफाइंड एज अ फॉर्मलाइज्ड एंड सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग अ जॉब। ठीक है, द मैनेजर डिसाइड इन एडवांस द कॉमन वे ऑफ डूइंग अ जॉब, मैनेजर एडवांस में ही डिसाइड करता है किसी भी काम को करने का तरीका, सो दैट देयर इज नो डाउट इन दी माइंड ऑफ एम्प्लॉय, जिससे एम्प्लॉय के माइंड में डाउट नहीं होना चाहिए भैया इस काम को, ये मेथड है ऐसे करना है। ठीक है, देयर कैन बी यूनिफॉर्मिटी इन दी एक्शन ऑफ एम्प्लॉय, जिससे काम यूनिफॉर्म तरीके से होगा, एक जैसा होगा। ठीक है, मेथड डील विद द टास्क ऑफ कंप्रोमाइजिंग वन स्टेप ऑफ प्रोसीजर एंड स्पेसिफाई हाउ दिस स्टेप हैज टू बी परफॉर्म। भैया मेथड आपको बताता है कि काम को कैसे करना है, जिससे आप काम को उसी तरह से करोगे और चीजें चेंज नहीं होंगी। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मेथड, अगर आपने प्रॉपर मेथड का इस्तेमाल किया तो आपका टाइम बचेगा, पैसा बचेगा, आपका एफर्ट बचेगा एंड आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, हर काम को करने का एक अच्छा तरीका होता है, तो उसको पता करो, वैसे करो, टाइम, मेहनत, एफर्ट सब बचा लो। ठीक है, इफ द कॉमन वे ऑफ डूइंग द जॉब इज द नॉट डिसाइडेड, अगर काम को करने का कॉमन तरीका डिसाइड नहीं किया गया एडवांस में, देन देयर विल बी, तो कंफ्यूजन होगा। ये पूछा गया एग्जाम में, अगर आपने कॉमन तरीका नहीं डिसाइड किया तो एम्प्लॉय के माइंड में कंफ्यूजन होगा, तो कौन सा प्लान यहाँ पे होना चाहिए? मेथड। ठीक है, तो यहाँ बताया गया एंड कंपैरिजन, तो आप कंपैरिजन भी नहीं कर पाओगे। फॉर वैल्यूएशन ऑफ, अगर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो भैया स्टेट लाइन से और डिमिनिशिंग बैलेंस से, तो भैया आपको एक डिसाइड करना पड़ेगा ना किससे करना है, आप चेंज नहीं करोगे ना। अगर इनकम टैक्स कहता है भैया कि डिमिनिशिंग बैलेंस अच्छा मेथड है, ठीक है, तो वही मानो भैया। अब आते हैं इसके फीचर्स को देख लो। फीचर्स, ये एक स्टैंडर्डाइज वे इन विच टास्क हैज टू बी परफॉर्म, ये एक स्टैंडर्ड तरीका बताता है कि काम को कैसे करना है। सिलेक्शन ऑफ राइट मेथड, अगर आपने सही मेथड इस्तेमाल किया तो टाइम बचेगा, आपका मनी बचेगा एंड आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। एंड मेथड वैरी फ्रॉम टास्क टू टास्क, भैया काम के हिसाब से मेथड भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब आता है रूल, जिसको बोलते हैं नियम। क्या बोलते हैं? रूल। ये एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है ये। ठीक है, ये बताता है कि आपको क्या करना है और क्या, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। एग्जाम में मान लिखा हुआ है स्कूल में 7 बजे आना है, तो मतलब कि 7 बजे के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है ना, तो मतलब कि ये क्या करना है क्या नहीं, एक्शन और नॉन एक्शन आपको ये बता देता है। ड्रिंक करके गाड़ी नहीं चलानी है, तो मतलब नहीं चलानी, मतलब नहीं चलानी है भैया। ठीक है, रूल स्पेल आउट, ये हमको बताता है। ठीक है, पहले तो इसको हम लोग हरा पिया नीला कर दें। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे देखो, तो यू स्पेल आउट एक्शंस कि आप क्या क्या कर सकते हो और क्या क्या नहीं कर सकते हो। एम्प्लॉय को बताता है कि आप ऑफिस के अंदर स्मोकिंग नहीं कर सकते हो, तो नहीं मतलब कि ये एक्शन ये कर सकते हो और ये नहीं कर सकते हो, ये आपको बताता है रूल। ठीक है, स्कूल में भैया आप मोबाइल लेके नहीं जा सकते, ये स्कूल का नियम है, मतलब नहीं लेके जा सकते। ठीक है, देयर इज नो डिस्क्रिप्शन अलाउड इन यूज, आपको कोई भी भैया अलग से बेनिफिट नहीं मिलेगा इसके अंदर। दे मस्ट बी फॉलोड, इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा स्ट्रिक्टली, एंड यू आर नॉट, अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा अगेंस्ट एम्प्लॉय हु आर डिसओबेइंग, जिसने नियम को नहीं माना। स्कूल में नियम नहीं मानोगे ना तो आपकी कुटाई हो जाएगी, वैसे ही अगर एम्प्लॉय नियम नहीं मानते तो वो उनको पेनाल्टी पनिशमेंट भी मिल सकती है, डिमोशन हो सकता है उनका। यू आर स्पेड आउट टू क्रिएट द इन्वायरमेंट ऑफ डिसिप्लिन, ये बनाए गए हैं डिसिप्लिन बनाने के लिए बिजनेस के अंदर, सब लोग कायदे में आके काम का। एग्जाम्पल, देयर कैन बी यूज ऑफ नो स्मोकिंग, एग्जाम में आया हुआ है ये, नो स्मोकिंग इज दी, क्या है ये नो स्मोकिंग आपका रूल है, नियम है। ठीक है, तो भैया यूज जनरली गाइड, ये आपको गाइड करते हैं बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉय के बिहेवियर को चेंज करने के लिए, एंड एम्प्लॉय कैन नॉट मेक एनी चेंजेस इन दी देम, और एम्प्लॉय इसके अंदर कोई चेंज नहीं, नियम है तो नियम है भैया, बस बात खत्म। ये सबसे सिंपल टाइप का प्लान है। ये स्पेसिफिक स्टेटमेंट दैट टेल पीपल व्हाट मस्ट बी डन एंड व्हाट मस्ट नॉट बी डन, क्या करना है क्या नहीं करना है बता दिया। नो स्मोकिंग एक रूल है, ठीक है बस। इसका फीचर देख लो, कोड ऑफ कंडक्ट, ये आपको जनरल इंस्ट्रक्शन देता है, ठीक है। स्पेसिफाई व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, ये याद कर लेना। ये रिजिड होते हैं, स्ट्रिंजेंट होते हैं, कठोर, एंड कंपल्सिव इन नेचर, सबको मानना पड़ता है। दे आर यूजुअली सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्लान, ये सबसे सिंपल टाइप के होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसको याद रखना आप लोग, ठीक है। सबसे पूछेगा सबसे सिंपल टाइप का प्लान कौन होता है, तो यू बता देना। बस बचा हुआ प्रोग्राम एंड बजट, ठीक है। इसका भैया चैप्टर अपना खत्म, ओके। तो प्रोग्राम बजट को हम लोग देख लेते हैं। तो भैया प्रोग्राम क्या होता है यहाँ पे देख लो दोस्तों। प्रोग्राम तो आप सबने बनाया होगा, आप लोग समझ ही होंगे किस प्रोग्राम की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों प्रोग्राम का क्या मतलब होता है, ये सिंगल यूज प्लान है, क्या है, सिंगल यूज प्लान होता है, यहाँ पे देख लो, ठीक है। तो भैया यहाँ पे प्रोग्राम का मीनिंग क्या होता है, प्रोग्राम आर द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर एंड यूज, इन चारों को मिला के प्रोग्राम बनता है। तो पहले तो यही क्वेश्चन पूछ देगा कि ये किसका किसका कॉम्बिनेशन है, तो याद कर लो, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर एंड यूज, और दी स्पैन टुगेदर फॉर्म अ प्रोग्राम, इन तीनों, इन सबको मिला दो तो प्रोग्राम बन जाएगा। द प्रोग्राम आई मेड टू गेट अ सिस्टमैटिक वर्किंग इन द, भैया काम अगर चाहते हो सिस्टमैटिक तरीके से हो तो प्रोग्राम बना लो। द प्रोग्राम क्रिएट रिलेशन बिटवीन पॉलिसी, प्रोसीजर एंड गोल, भैया इन सब के बीच में एक रिश्ता बना देता है प्रोग्राम, ठीक है। द प्रोग्राम आई प्रिपेयर एट डिफरेंट लेवल, भैया बिजनेस में डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे प्रोग्राम्स बनते हैं, ठीक है। सेल डिपार्टमेंट का अपना बनता है प्रोग्राम, प्रोडक्शन का अपना बनता है, मार्केटिंग का अपना बनता है, ठीक है। तो अ प्राइमरी प्रोग्राम इज प्रिपेयर्ड बाय टॉप लेवल, बेसिकली मेन प्रोग्राम टॉप लेवल बनाता है, एंड देन सपोर्ट दी प्राइमरी प्रोग्राम सपोर्टिव प्रोग्राम ऑफ डिफरेंट लेवल। मान लो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है कि हमको आने वाले 2 साल में मार्केट में 50% तक कब्जा करना है, मतलब कि हमारे सामान बिकेंगे, ठीक है। तो भैया अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्लानिंग डिपार्टमेंट अपने प्रोग्राम जो बनाएगा वो बिजनेस के प्रोग्राम को ध्यान में रखते हुए बनाएगा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ शॉपिंग मॉल, ओपनिंग ऑफ न्यू डिपार्टमेंट, ये आपके प्रोग्राम हो सकते हैं, ठीक है। तो अब फीचर्स ऑफ प्रोग्राम, भैया ये डिटेल स्टेटमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, आपके बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है ये इसका डिटेल स्टेटमेंट होता है। ये कॉम्बिनेशन है ऑब्जेक्टिव का, पॉलिसी का, प्रोसीजर का एंड रूल का, ठीक है। इज प्रिपेयर्ड फॉर वेरियस एक्टिविटी, ये हर काम के लिए बन सकता है। ये इंश्योर करता है कि आपके बिजनेस के अंदर सिस्टमैटिक तरीके से काम होगा। इंक्लूड इंटायर गैमेट ऑफ एक्टिविटी, मतलब कि इसके अंदर सब कुछ पता चल जाएगा आपको। कहीं जैसे आप समझ में आते हो ना भैया आज का क्या प्रोग्राम है, मतलब आप उससे सब कुछ जानना चाहते हो, मतलब कि आप इंटायर गैमेट आप पूछते हो ना क्या क्या होगा प्रोग्राम में। तो शादी है तो जैसे मानो आप किसी पार्टी में गए तो प्रोग्राम में क्या क्या होगा आप उससे इंटायर गैमेट जानना चाहते हो, ठीक है। इन प्रोग्राम माइनस डिटेल आई वर्कड आउट इट्स प्रोसीजर, रूल, बजट विद इन दी ब्रॉड पॉलिसी फ्रेमवर्क, इसमें हर एक चीज के ऊपर डिटेल में काम किया जाता है प्रोग्राम में, ठीक है। जैसे प्रोग्राम के अंदर आप क्या करोगे, प्रोसीजर एकदम आपको पता होगा, हाँ ये काम ऐसे होगा, ठीक है। फिर आपका यूज कैसे होगा, बजट, सब कुछ डिसाइड होता है। अब आते हैं बजट, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो बजट जो होता है भैया, बजट जो होता है अपना वो क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन है, मतलब बजट जो हमेशा नंबर के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, नंबर के फॉर्म में होता है। तो बजट इज अ स्टेटमेंट एक्सपेक्टेड इन न्यूमेरिकल टर्म, जिसको आप क्वांटिटेटिव, बजट जो है क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन है,
ठीक है ना। ओके, और फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, बजट में हम लोग हमेशा पैसे की बात करते हैं। पूछा गया है क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन, तो बजट टिक कर देना, ठीक है। इट इज रिलेटेड टू स्पेसिफिक टाइम पीरियड, बजट हमेशा टाइम पीरियड के बनता है, वीक का, मंथ का, ईयर का, ठीक है, बन सकता है। फीचर ऑफ बजट, स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस इन, हमेशा ये नंबर के टाइम में होता है, ठीक है। हम लोग प्लानिंग जब करते हैं ना तो बजट उसमें होता ही है भैया, एक बजट होता है ना। ओके, सर्व एज ए स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग, ये एक स्टैंडर्ड है, एक तरीका है जिससे आप अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकते हो, नाप सकते हो। मान लो आपने सोचा था कि घूमने जाएंगे, 1 लाख तक खर्च करेंगे, आपने 1,20,000 खर्च कर दिया, तो आपने अपना जो बजट बनाया था उसे आप कंपेयर कर पाओगे अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को, ठीक है। क्वांटिफाई फ्यूचर फैक्ट एंड फिगर, आपके फ्यूचर को ये नंबर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, कि इतना आपने एक्सपेक्ट किया था और इतना चीजें हुआ पैसे के फॉर्म में। बजट आर प्रिपेयर्ड बाय मैनेजर, सब लोग बजट बनाता है अपने लेवल के हिसाब से। इट इज अ कंट्रोलिंग डिवाइस, इसको कंट्रोलिंग डिवाइस बोला गया है, ठीक है ना। ओके, फ्रॉम विच डेविएशंस कैन बी टेकन, कोई भी अगर डेविएशन आया है, कोई भी चीजें दिक्कत आई हैं तो उसको आप ठीक कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो भैया अब यहाँ पे देखो आपका जो सिंगल, नाइदर सिंगल नॉ रिपीटेटिव, तो ये ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजी, इसको याद करिए ना। एंड स्टैंडिंग प्लान आपका जिसको यूज अगेन एंड अगेन, एंड सिंगल यूज प्लान, वन टाइम यूज प्लान, पॉलिसी प्रोसीजर मेथड यूज, बजट प्रोग्राम प्रोजेक्ट, ये आपको याद करना होगा, आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने प्रॉपर आपका प्लानिंग चैप्टर ही यहाँ पे खत्म कर दिया, ठीक है। कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। एंड दोस्तों अगर अभी तक आप लोग वेट कर रहे हो कि सर कोर्स ज्वाइन करना है, तो वेट मत करो, आपको बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। कोर्सेज के अंदर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे, तो अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करो। नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। कोई भी बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सीधे आप लोग कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ठीक है। एंड ये बुक आपके घर तक हम लोग पहुंचाएंगे प्रॉपर हर एक सब्जेक्ट की, चाहे कोई भी एग्जाम हो, CUCT हो, BHU हो, DU हो, AU हो, किसी भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम हो, नेट JRF एग्जाम हो, UG का आपका TGT PGT BEd, या आपके क्या 12th का एग्जाम हो, तो हर एग्जाम्स के लिए ये आपका लेक्चर सूटेबल है और हर तरीके से ये प्रिपेयर किया गया है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, एंड दोस्तों अगर आप अभी तक वेट कर रहे हो तो वेट ना करो, क्योंकि जितना जल्दी हो सके आप ज्वाइन करो एंड अपने एंट्रेंस को, एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए सबसे आगे रहो, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।